तो हमारे इंडिया में नहीं है, जहाँ से तुम्हें रस्सी बांधने अपनी बांधने अगर मेरी एरिया में है पिटाई करे। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच अचानक युद्ध जैसे खौफनाक हालात पैदा हो गए हैं? क्या सच में रातों रात 80 किलोमीटर लंबी कांटेदार फेंसिंग को जड़ से उखाड़ फेंका गया है? एक तरफ भारतीय सीमा सुरक्षा बल का अब तक का सबसे कड़ा और आक्रामक रुख, और दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर ढाका तक रातों रात शुरू हुई हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग्स। आखिर 4096 किलोमीटर लंबे इस शांत माने जाने वाले बॉर्डर पर रातों रात ऐसा क्या तूफान आ गया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है? क्या यह किसी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, या फिर जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर शुरू हुई वर्चस्व की जंग? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इस खौफनाक बॉर्डर विवाद और दोनों देशों के बीच बने इस भयंकर तनाव की एक एक परत खोलने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर बेहद सस्पेंस से भरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 4096 किलोमीटर की यह सरहद कोई आम सरहद नहीं है। यह भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात होती है तो लोगों के दिमाग में अक्सर भारत पाकिस्तान की LOC या भारत चीन की LIC का ही ख्याल आता है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भारत की सबसे जटिल, सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा सक्रिय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इस सीमा का भूगोल इतना पेचीदा है कि इसे पूरी तरह से सील करना किसी भी देश की फौज के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं है। यह सरहद घने जंगलों, उफनती नदियों, दलदली इलाकों, सुंदरबन के खतरनाक मैंग्रोव और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस सीमा की सबसे बड़ी चुनौती इसका इतिहास है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, और भारत के बीच की रेखा सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। यह रेखा किसी प्राकृतिक पहाड़ या नदी को देखकर नहीं खींची गई थी, बल्कि यह कागजों पर खींची गई एक ऐसी लकीर थी जिसने गांवों, खेतों, नदियों और यहां तक कि लोगों के घरों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। आज भी इस बॉर्डर पर कई गांव ऐसे हैं जहां घर का बेडरूम भारत में है और रसोई घर बांग्लादेश में पड़ता है। इसी उलझे हुए भूगोल का फायदा उठाकर तस्कर और घुसपैठिए हमेशा से सक्रिय रहे हैं। मवेशियों, सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी इस सरहद का एक काला सच रही है। इस सीमा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के मजबूत कंधों पर है। BSF के जवान दिन रात 24 घंटे इस दुर्गम इलाके में मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इस शांत मानी जाने वाली सीमा पर एक अजीब सी बेचैनी और तनाव महसूस किया जा रहा था। यह तनाव तब और बढ़ गया जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव हुए और राज्य सरकार ने घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। प्रशासन ने बॉर्डर पर खाली पड़ी और विवादित जमीन को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और BSF को फेंसिंग, तारबंदी पूरी करने के लिए एक सख्त अल्टीमेटम दे दिया। लक्ष्य बहुत साफ था, किसी भी कीमत पर सीमा को पूरी तरह से सील करना और जीरो लाइन पर निगरानी बढ़ाना। इस महाअभियान के तहत ट्रकों में भरकर लोहे के भारी पिलर, कांटेदार तार और निर्माण सामग्री बॉर्डर के इलाकों में पहुंचाई जाने लगी। रातों रात कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। BSF की भारी तैनाती के बीच फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। लेकिन यह निर्माण कार्य पड़ोसी देश बांग्लादेश को रास नहीं आ रहा था। सीमा पार से लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था कि भारत 1975 के इंदिरा मुजीब समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत यह तय हुआ था कि जीरो लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के दायरे में कोई भी देश किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण या डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। बांग्लादेश का तर्क था कि भारत इस समझौते को दरकिनार करते हुए जीरो लाइन के बेहद करीब तारबंदी कर रहा है। लेकिन भारत का स्पष्ट मानना था कि घुसपैठियों और तस्करों को रोकने के लिए यह फेंसिंग भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसी कूटनीतिक तनाव के बीच वह खौफनाक रात आई जिसने इस पूरे विवाद को एक हिंसक और विस्फोटक मोड़ दे दिया। बताया जा रहा है कि सीमा के एक विशेष इलाके में, जहां कई दिनों से फेंसिंग का काम चल रहा था, रात के घने अंधेरे में अचानक एक भारी बवाल शुरू हो गया। कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीमा पार से हजारों की संख्या में एक उग्र भीड़ ने भारतीय सीमा की तरफ कूच कर दिया। इस भीड़ में सिर्फ आम लोग या तस्कर ही नहीं थे, बल्कि कहा जा रहा है कि उन्हें वहां के स्थानीय बलों का भी मौन समर्थन प्राप्त था। देखते ही देखते इस भीड़ ने उस नई लगाई गई फेंसिंग पर धावा बोल दिया।
उनके हाथों में भारी कट्टर, लोहे की रॉड और रस्सियां थीं। दावा किया जा रहा है कि उस रात एक सुनियोजित साजिश के तहत लगभग 80 किलोमीटर लंबी कांटेदार तारबंदी को उखाड़ फेंका गया। कंक्रीट के पिलर्स को ट्रैक्टरों और रस्सियों के सहारे खींचकर गिरा दिया गया। घंटों की मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए सुरक्षा चक्र को रातों रात तहस नहस कर दिया गया। जब बीएसएफ के गश्ती दल ने इस भयानक घुसपैठ और तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया और हालात एक हिंसक झड़प में बदल गए। इस घटना ने पूरे बॉर्डर पर एक भूचाल ला दिया। जैसे ही 80 किलोमीटर फेंसिंग उखड़ने की यह भयंकर खबर बीएसएफ के आला कमान और दिल्ली के गृह मंत्रालय तक पहुंची, भारत सरकार ने अब तक का अपना सबसे सख्त और कड़ा रुख अपना लिया। तुरंत प्रभाव से बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बीएसएफ के हजारों अतिरिक्त जवानों को रातों रात स्पेशल ट्रेनों और ट्रकों के जरिए उस विवादित इलाके में भेज दिया गया। क्विक रिस्पांस टीम और आधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बीएसएफ के महानिदेशक ने साफ आदेश दे दिए कि भारत की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सीमा पार से कोई भी आक्रामक हरकत होती है तो उसका मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। बॉर्डर पर आमना सामना इतना भयानक हो गया कि दोनों तरफ की सेनाएं और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। एक तरफ बीएसएफ के जवान अपनी इंसास राइफलों और आधुनिक हथियारों के साथ डटे हुए थे, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड की टुकड़ियां भी अपनी पोजीशन ले चुकी थीं। दोनों तरफ से फ्लैग मार्च किए जाने लगे। रात के समय शक्तिशाली सर्चलाइट से एक दूसरे के इलाकों की निगरानी की जाने लगी। सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल फैल गया। लोगों को लगने लगा कि किसी भी पल गोलियां चल सकती हैं और युद्ध शुरू हो सकता है। कई गांवों से लोग अपना सामान बांधकर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन करने लगे। यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा युद्ध छिड़ने से ठीक पहले होता है। इस भारी सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात 2 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पूरी स्थिति का आकलन किया गया। भारत ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग के जरिए बांग्लादेश सरकार को एक कड़ा संदेश भेजा, जिसमें इस घटना पर सख्त आपत्ति जताई गई और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। उधर ढाका में भी राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ था। बांग्लादेश की सरकार ने भी अपनी कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई। वे जानते थे कि भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के साथ इस तरह का सीमा विवाद उनके लिए आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत शुरू हो गई। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों के स्तर पर फ्लैग मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। इन मीटिंग्स में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे थे। एक तरफ भारत 80 किलोमीटर फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई पर अड़ा था, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश 1975 के समझौते की दुहाई दे रहा था। पूरे दक्षिण एशिया की नजरें अब इस बॉर्डर पर टिकी थीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञ इस बात का विश्लेषण करने लगे कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच यह तनाव युद्ध में बदलता है तो इसका पूरे एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह किसी तीसरे देश की साजिश है जो भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों में दरार डालना चाहता है? क्या यह सीमा पर होने वाली अरबों रुपए की तस्करी के सिंडिकेट का कोई खतरनाक खेल है? ऐसे कई सवाल थे जो दिल्ली से लेकर ढाका तक गूंज रहे थे। मीडिया के कैमरों से लेकर सैटेलाइट्स तक सब कुछ इसी 80 किलोमीटर के उस विवादित इलाके पर केंद्रित हो गया था, जहां दोनों देशों के जवान एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। यह तनाव, यह खौफ और कूटनीति की यह बिसात इतिहास के पन्नों में एक नए अध्याय की तरह जुड़ रही थी, जहां एक छोटी सी चिंगारी किसी भी वक्त एक भयंकर आग का रूप ले सकती थी। इस भारी सैन्य तनाव और कूटनीतिक बैठकों के बीच एक और अत्यंत संवेदनशील और डरावना पहलू है, जिस पर रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों की सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। यह पहलू है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक ऐसा संकरा टुकड़ा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। इस चिकन नेक के एक तरफ नेपाल और भूटान की सीमाएं हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद लगती है और इसके ठीक ऊपर कुछ ही दूरी पर चीन का चुंबी घाटी इलाका स्थित है। जब भी भारत बांग्लादेश सीमा पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल के इस उत्तरी इलाके में कोई तनाव या अशांति होती है, तो दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चिंता इसी बात की होती है कि कहीं इस अशांति की आड़ में इस बेहद महत्वपूर्ण चिकन नेक को अस्थिर करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। अगर यह संकरा रास्ता किसी भी वजह से बाधित होता है तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का संपर्क देश से टूट सकता है। यही कारण है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग के उखड़ने की यह अफवाह या खबर इतनी ज्यादा खौफनाक और चिंताजनक बन गई थी
क्योंकि यह सीधे तौर पर भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक संभावित खतरे की घंटी बजा रही थी। रक्षा विश्लेषक इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे थे कि क्या सीमा पर उत्पन्न यह तनातनी महज कुछ तस्करों का कारनामा है, या इसके पीछे कुछ ऐसी विदेशी ताकतों का हाथ है जो भारत को उसके पूर्वी मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच के इस कड़वे होते रिश्ते ने दुनिया के अन्य बड़े देशों के कान भी खड़े कर दिए थे। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत और स्थिर रहें। लेकिन जब बॉर्डर पर सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं तो इस भू राजनीतिक शून्य का फायदा उठाने के लिए कई बाहरी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। चीन, जो पहले से ही अपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के जरिए बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है और वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, उसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच का यह कूटनीतिक तनाव एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखा जाने लगा। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जाने लगीं कि अगर ढाका और दिल्ली के बीच बातचीत विफल होती है तो इसका सीधा फायदा बीजिंग को हो सकता है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। दूसरी ओर कई भारत विरोधी ताकतें भी हमेशा इस ताक में रहती हैं कि कब भारत अपनी पूर्वी सीमाओं पर उलझे और वे इसका फायदा उठा सकें। यह पूरी स्थिति एक बिसात की तरह बन गई थी, जहां हर एक चाल का असर पूरे एशिया के भविष्य पर पड़ने वाला था। कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे के अलावा इस तनाव का सबसे बड़ा और सीधा असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आपसी व्यापार पर दिखने की आशंका मंडराने लगी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच अरबों डॉलर का सालाना द्विपक्षीय व्यापार होता है। पेट्रापोल, बेनापोल और फूलबाड़ी जैसे बड़े व्यापारिक चेक पोस्ट के जरिए हर दिन हजारों ट्रकों की आवाजाही होती है, जिनमें कपड़े, खाद्य सामग्री, मशीनरी और कच्चे माल का आयात निर्यात शामिल है। जैसे ही बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित हुआ और सुरक्षा बलों ने अपनी पोजीशन ली, इन व्यापारिक चौकियों पर सन्नाटा छाने लगा। ट्रकों की लंबी कतारें सीमा के दोनों ओर खड़ी हो गईं। व्यापारिक संगठनों और उद्योगपतियों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अगर यह तनातनी लंबे समय तक खींचती तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता। विशेषकर बांग्लादेश का परिधान उद्योग, जो कच्चे माल के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है, उसके लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। व्यापार रुकने का मतलब था फैक्ट्रियों का बंद होना और लाखों मजदूरों की आजीविका पर गहरा संकट आना। इसलिए यह सिर्फ तारों को उखाड़ने का मुद्दा नहीं रह गया था, ये दोनों देशों की आर्थिक जीवन रेखा के कटने का भी सवाल बन गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने दोनों देशों की आंतरिक राजनीति में भी एक बड़ा भूचाल ला दिया था। दिल्ली में सत्ता के गलियारों से लेकर संसद के सदनों तक अंदरूनी राजनीति गर्मा गई थी। लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर हमारे सिस्टम को इस इतने बड़े ऑपरेशन की भनक पहले क्यों नहीं लगी। 80 किलोमीटर लंबी लोहे की फेंसिंग कोई 1-2 घंटे में तो नहीं उखाड़ी जा सकती। इसके लिए भारी संख्या में लोग, ट्रैक्टर, कट्टर और एक लंबी योजना की जरूरत पड़ी होगी। सवाल उठने लगे कि जब यह सब हो रहा था तब हमारी सर्विलांस मशीनरी क्या कर रही थी। सरकार पर इस बात का भारी दबाव था कि वह देश को आश्वस्त करे और इस स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले। जनता के बीच एक अलग ही तरह का डर और आक्रोश पनपने लगा था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि हमारे जवान सुरक्षित हैं या नहीं। ढाका में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। वहां की सरकार पर भी अपने लोगों का भारी दबाव था कि वह इस सीमा विवाद में अपना रुख कड़ा रखे और 1975 के ऐतिहासिक समझौते का सम्मान सुनिश्चित करवाए। दोनों देशों की सरकारें अपने अपने देश की जनता के दबाव में फंसी हुई थीं, जिससे इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा था। इन सब से अलग एक और बहुत ही भावुक और दर्दनाक कहानी उन हजारों बेगुनाह ग्रामीणों की थी जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब रहते हैं। जब राजधानियों में बैठे नेता और अधिकारी नक्शे पर लकीरें खींचते हैं या कूटनीतिक फैसले लेते हैं तो उसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर उन आम लोगों पर पड़ता है जिनकी जिंदगी उसी जीरो लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरों ने इन ग्रामीणों की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया था। जिनके खेत सीमा के उस पार या बिल्कुल फेंसिंग के करीब थे, उन्होंने डर के मारे अपने खेतों में जाना ही बंद कर दिया था। पकी हुई फसलें खेतों में खड़ी खड़ी बर्बाद होने की कगार पर आ गई थीं। बच्चों के स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए थे। रात के सन्नाटे में बजते सायरन और सर्चलाइट की तेज रोशनी ने ग्रामीणों को खौफ से भर दिया था। उन्हें 1971 के उस भयानक पलायन की याद सताने लगी कि कहीं फिर से वही इतिहास न दोहरा दिया जाए। डर इतना था कि कई लोगों ने सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए अपना सामान तक बांध लिया था। उनके चेहरों की यह दहशत किसी भी बड़े कूटनीतिक बयान से कहीं ज्यादा भयानक सच्चाई बयां कर रही थी। ये पूरा परिदृश्य एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की तरह बन गया था जहां क्लाइमैक्स में हर तरफ खौफ, राजनीति और कूटनीति का ऐसा गालमेल था जिसे सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं था।
एक छोटी सी अफवाह, एक भ्रामक खबर ने कैसे पूरे दक्षिण एशिया की शांति को दांव पर लगा दिया था, यह देखकर हर कोई हैरान था। मीडिया कवरेज और ब्रेकिंग न्यूज के फ्लैश ने इस तनाव को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से वापसी का हर रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। भारत का कड़ा रुख और दूसरी तरफ बांग्लादेश का विरोध, दोनों ही पक्ष आमने सामने थे। हर गुजरते पल के साथ सीमा पर तैनात जवानों की मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और दिल्ली ढाका के बीच होने वाली बातचीत और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। यह उस कूटनीतिक दबाव का चरम था जो किसी भी सेकंड जमीन पर उतरकर एक बहुत बड़े संकट का रूप ले सकता था। लेकिन अंत में हम आपको इस पूरी खबर का असली सच बताना चाहते हैं। बांग्लादेश द्वारा 80 किलोमीटर तार उखाड़ने और युद्ध जैसे हालात की यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस भारी भरकम दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह मात्र एक बेबुनियाद अफवाह है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।